जन सेवक हो, नेता हो या सार्वजनिक जीवन जीने वाला कोई व्यक्ति, उसके ऊपर समय समय पर कई तरह के आरोप लगते रहते हैं। इन दिनों एसएसपी प्रदेशाध्यक्ष अनिल शर्मा पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, इसलिए हमारे संवाददाता सुरेश शर्मा ने उनको कटघरे में लेकर आरोपों की झड़ी लगाई। आइए देखते हैं क्या सफाई दी अनिल शर्मा ने हमारे विशेष कार्यक्रम आपके कटघरे में। नमस्कार, मैं सुरेश शर्मा एसएसपी न्यूज से। आज हमारा स्पेशल जो कार्यक्रम है कटघरे में, यानी जो लोग अपने सार्वजनिक जीवन जीते हैं, जो जनता के नेता हैं या जनता के लिए काम करते हैं, उन लोगों पर कई बार सवाल उठते रहते हैं और आम जनता वहां तक नहीं पहुंच पाती है। हम सोशल मीडिया के थ्रू या कहीं से जो जनता के सवाल उनके लिए होते हैं, उन सवालों को लेकर के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो सामाजिक कार्यों में संलग्न है, उन व्यक्तियों के लिए हमने एक स्पेशल कार्यक्रम शुरू किया है कटघरे में। आज हमारे कटघरे में है एसएसपी सुप्रीमो अनिल शर्मा, जिनके ऊपर अभी हाल ही में आरटी को लेकर के, आरटी के पोर्टल को भरने के लिए मामले को लेकर के काफी सारे सवाल उठ रहे हैं, काफी सारे मुद्दे जो लोगों के हैं, स्कूल संचालकों के हैं, उनको लेकर के हम आज इनसे रूबरू हो रहे हैं। और आज हमारे कटघरे में हैं अनिल शर्मा जी। अनिल शर्मा जी, आज आप हमारे कटघरे में हैं, जनता के सवाल हैं जो हम आपसे जानेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। सर, आज आपके जो है एसएसपी स्कूल शिक्षा परिवार को चलते हुए 7 साल हो गए। 7 साल में आपके बारे में ये कहा जाता है स्कूल संचालकों के द्वारा कि जो अफसरशाही थी, सरकार की नौकरशाही थी, जिसके तले दबे हुए थे स्कूल संचालक, आपने संगठित किया, उनको एकत्रित किया और आपके पीछे लोग आए भी, आपको सबल भी मिला और वो लोग आज अफसरशाही के जो दबाव था उसको वो भूल भी चुके हैं, यानी उससे निकल चुके हैं। आज कोई भी अफसर अनिल शर्मा के या एसएसपी के ग्रुप के नाम से डरता है। ये सब होते हुए भी आजकल आपके ऊपर एक आरोप लग रहा है कि आप जो संगठन है वो सरकार से लड़ने का काम करता है, लेकिन आपने जो पिछली बार एक तरह से ये चुनाव के अंदर भी आपने पार्टी विशेष को ये कुछ मांगे रखी थी और वो मांगे आपकी मान ली गई। सॉरी, मतलब पार्टी सत्ता में आ गई वो, फिर अब वो नहीं मांग रही, मान ली या मानेगी, क्या है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे कटघरे में खड़ा किया और ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि मैं हर चीज का खुल के जवाब दूंगा। आप खुल के सवाल पूछें। पहली बात है, निश्चित रूप से ये सच है, ये आरोप सच है कि मैं लोगों पहले सरकार से पूरा लड़ता था, हर मुद्दे पे लड़ता था और अब मुद्दों पे लड़ नहीं रहा। ये सच है सवाल। अभी ये यही तो कह रहे हैं कि क्यों नहीं लड़ रहे हैं, क्या आप कांग्रेस से सपोर्ट कर रहे हैं? मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। पहले लड़ता इसलिए था, पहले का जो शिक्षा मंत्री था वो हमारी बात सीधी तौर पे नहीं सुनता था, तो मुझे लड़ करके मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचानी पड़ती थी, फिर मुख्यमंत्री के यहाँ से अधिकारियों को निर्देश या हस्तक्षेप होता था और हमारे काम होते थे। इस सरकार में ठीक उल्टा है। समझते हैं तो वो क्यों है, अधिकारी वो क्यों है, पर समाधान के लिए जब कोई दिक्कत आती है तो मैं सीधा मंत्री से मोबाइल पे बात कर सकता हूँ, मैसेज के द्वारा बात कर सकता हूँ और अगर जायज होती है तो उसको सुलझाने की कोशिश भी करता हूँ। ऐसा कई मामलों में। जनता को कैसे पता चलता है कि आप बात करते हैं या नहीं करते हैं? दो चीज है। सबसे पहले तो मेरा हर काम करने का तरीका है, मैं लेटर निकालता हूँ और लेटर लिखकर व्हाट्सएप के जरिए मैंने ग्रुप बना लिया, उसमें मैसेज डालता हूँ कि इस मुद्दे पे ये समस्या है, मेरी मंत्री से ये बात हुई है और ये हो जाएगा। और बहुत सारे मामले इस सरकार में हमने करवाए हैं, जैसे आरटी के भुगतान को लेकर पहले दिक्कत थी, बाबू की मनमानी चलती थी, लेकिन जब से सरकार आई मैंने मंत्री को बताया साहब आपका बाबू मनमानी करता है, पोर्टल बनवाइए और पोर्टल पे लिंक डाल, मतलब C80 कराइए और C80 टोकन के अनुसार मिले, वो हमने सिस्टम करवाया है। आरटी का भुगतान नहीं दे रहे थे, बीच में लड़ झगड़ के सरकार से मंत्री को दबाव दिया, समझाया तो मंत्री से बीच आरटी के भुगतान कराया। अगर आपको ध्यान हो तो अभी मंत्री ने मना कर दिया था कि मैं भुगतान नहीं दूंगा 2021 का। 28 दिसंबर को हमने पूरे राजस्थान में आंदोलन करके जबरदस्ती सरकार से हाँ कराई। ऐसा नहीं है, अगर जरूरत पड़ती है तो आंदोलन करते हैं। अब दुर्भाग्य से 2 साल तो इस सरकार के कोरोना में चले गए, कई बार मन भी करता है किसी बात पे ज्यादा हंगामा करे, पर कोरोना की वजह से भी नहीं कर पाए। लेकिन पैसा अभी तक अकाउंट में पहुंचा तो नहीं ना, लोगों के पास पहुंचा तो नहीं। आपने क्या किया क्या नहीं किया वो अलग बात है, बात तो तब हो ना जब पैसा पहुंच जाए। कौन से सत्र की बात कर रहे हैं? 20 से पहले का 90% लोगों के पास पहुंच चुका है। जिनका 13-11 तक बिल नहीं दिया था, इन 30-11 का सरकार ने एक राइडर लगा रखा है, उन तक का बिल नहीं दिया था, उनको जरूर नहीं पहुंचा, बाकी का पैसा पहुंच चुका है। हाँ, कुछ के टेक्निकल गड़बड़ होगी, कुछ जिलों में अधिकारियों ने धीमा काम किया होगा और कई जगह बजट की प्रॉब्लम आई, इस वजह से नहीं पहुंच पाया होगा, बाकी काम लगभग पूरा हुआ। सर, आपने कुछ दिनों पहले वीडियो जारी किया कि पोर्टल नहीं भरना है, उसके बाद आपने कुछ दिनों बाद में फिर से एक वीडियो जारी किया कि पोर्टल भरना है, तो लोग आपके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि पिछले साल आपने किसी ऐप की मार्केटिंग, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि किसी ऐप की आपने मार्केटिंग की थी, अब आप पोर्टल नहीं भरवाते हो तो आपका वो ऐप नहीं बिकता है। तो ऐसा ये आपके ऊपर एक आरोप लगा हुआ है कि आप ऐप की मार्केटिंग करते हैं। संगठन होता है वो स्कूलों के सहयोग के लिए होता है, आप तो मार्केटिंग करने लगे किसी ऐप विशेष की। देखिए, मैं 2 चीज कहना चाहूंगा। ऐप विशेष नहीं, हमारा खुद का ऐप है, हमने बनवाया है उससे मिलकर। पहले तो मैं ये कह दूं कि 1 साल पहले जब कोरोना आया तो कोरोना की परिस्थितियों को देख के मैंने ये कहा कि आपको ऑनलाइन एजुकेशन देनी पड़ेगी, सरकार खुद दे रही है तो डेफिनेटली आरटी में ऑनलाइन एप्लीकेशन का आरोप मतलब मांगेगी। मेरी जो ये संभावना थी, दूरदर्शिता थी, मैंने लोगों से कहा, एक कंपनी से मिलकर हमने ऐप बनाया जिसमें स्कूल मैनेजमेंट भी हो, ऑनलाइन पढ़ाई भी और चीजें भी हो, और वो बाजार से बहुत सस्ता भी बनाया। अब उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने नहीं ध्यान दिया, नहीं लिया, कुछ लोगों ने लिया। अब जब पोर्टल भरने की बात आई तो सरकार ने जब वही चीजें डाल दी कि आपने ऑनलाइन स्टडी कैसी कराई साबित करो, तब वो ऐप काम आया। अब मैंने लोगों से कहा आप कहीं और से ले लो, व्हाट्सएप से करा दो, नहीं है तो हमारा ऐप ले लो, सस्ता पड़ रहा तो आप ले लो, तो ऑप्शनल है, किसी को जबरदस्ती नहीं, और उसकी मार्केटिंग करने से होता भी नहीं है।
लेकिन लोग तो सीधा आरोप लगा रहे हैं और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि गांव के अंदर ऑनलाइन सुविधा कैसे दे सकते हैं हम बच्चों को, जो ढाणियों में बच्चे रह रहे हैं उनके पास में ऑनलाइन सुविधा देने के लिए या ऐप डाउनलोड कराने के लिए उनके पास सुविधा ही नहीं है, तो वो कैसे करें संचालक? लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं सर, मैंने जो सर्वे किया उससे लगभग 20 से 30% पेरेंट्स के पास गांव में भी एंड्रॉइड मोबाइल है। ये कटु सत्य है। ये कैसे साबित हो रहा है? जब आरटी पोर्टल को हम खोलते हैं, आरटी में जो गरीब निम्न वर्ग के बच्चे होते हैं उनमें भी लगभग 22% के पास या 32% के पास मोबाइल पाया गया। जब जो आर्थिक, ये गवर्नमेंट कह रही है आरटी पोर्टल पे उनको डालना पड़ता है तो मैसेज लेने देने के लिए, जब आरटी के गरीब बच्चों के पास है तो बाकी के पास मैं मानता हूं 30% तक है या 20 तक है। मैं चाहता हूं, मैं नहीं चाहता, गवर्नमेंट भी चाहती है कि 30% बच्चों को या 20 को तो ऑनलाइन एजुकेशन देने का संसाधन स्कूल के पास हो। अब दुर्भाग्य से गांव का जो मेरा छोटा स्कूल है वो उतने संसाधन डेवलप नहीं कर पा रहा, इसलिए हमने एक संसाधन डेवलप करके उनको दिया। उसमें 20,000 के करीब वीडियो डाले, भाई स्कूल वाला कुछ नहीं करे तो फ्री में काम हो जाए उसका, बाकी ये वीडियो बाजार से और महंगा पड़ता है, इसलिए हमने तो एक साधन दिया। लेना नहीं लेना उसकी मजबूरी है, संगठन का काम सहायता करना होता है, मैं भी मानता हूं, पर सहायता ये भी तो है। अगर आप डॉक्टर हैं, मुझे अगर राय दे दें आगे चल के ये दवाई ले लो ठीक हो जाओगे, तो इसको गुनाह क्या मानूं? डॉक्टर का काम इलाज करना ही नहीं है, इलाज से पहले भी सावधानी बताना डॉक्टर का ही काम है। नहीं, आपने जबरदस्ती की क्या लोगों से, स्कूलों से? नहीं की। कोई आदमी बता दे देश का, राजस्थान का, कैसा, मुझे मेरे दोस्तों को ही नहीं कहा। मैंने कहा ये चीज हमने बनाई है, इससे सत्ता कोई आता तो आप पहले वहां से लो, नहीं तो जीवन भर के लिए हमने बनवाया, आप ये ले लो। अच्छा, तो सर जैसे आप कई बार स्कूलों के फेवर में, हमने अखबारों में भी देखा है, सोशल मीडिया पे देखा है, आप अफसरों को भी धमकाते हैं। एक बार तो आपका चला था मैं टांगे काट दूंगा, ऐसी धमकी भी दी थी, किसी डीओबीओ धमकाया, यानी आप दबंग टाइप के नेता हैं। अब ये मानते हैं, लेकिन अब आप संगठन के ऊपर भी दादागिरी कर रहे हैं, आप अपनी दादागिरी चला रहे हैं, अपना सब कुछ जो है अपना चला रहे हैं, ऐसे आरोप हैं आपके ऊपर। ये सच है, ये आरोप एकदम सत्य है, मैं इसको मानता भी हूं कि आमतौर पे कई बार हमारे पदाधिकारी भी कहते हैं कि भाई साहब तो हमारी सुनती नहीं, अपने मनमर्जी की करते हैं, वो इससे दबे शब्दों में कहते हैं। बहुत से लोग जो बराबर के संगठन वाले हैं वो कहते हैं ये तो दादागिरी करते हैं। उनका दादागिरी का अर्थ तो ये है कि मैं अधिकारियों को धमका देता हूं, अधिकारियों से लड़ लेता हूं, मंत्री संत्रियों से, उनका तो अर्थ ये है। संगठन वालों का कहना का एक नहीं मानना कि साहब हमारी बात नहीं मानते। अब वो नहीं मानने का मैं कई बार उनको समझा चुका। दुर्भाग्य क्या है, हमारे जितने भी पदाधिकारी होते हैं, आम स्कूल संचालक होता है, वो हर व्यक्ति का एक दायरा होता है, उस दायरे के अंतर सोचता है। क्योंकि मेरा दायरा बड़ा है तो मैं उसके अंतर सोचता हूं, तो दोनों की सोच में हमेशा डिफरेंस रहेगा। मैं इसको एक उदाहरण के जरिए समझाना चाहूंगा। एक मंजिल पे खड़े हो जाइए आप, और एक मंजिल पे खड़े होकर बताइए तो अपने गले या मोहल्ले का बता पाओगे मात्र, लेकिन जैसे ही आप पानी की टंकी पे चढ़ जाओगे तो आप उस पूरे मोहल्ले आसपास की कॉलोनियों का नक्शा बना सकते हो। मेरी स्थिति यह है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, तो पूरे प्रदेश के 18,000 लोगों से सीधा व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, प्लस मेरे कुछ वीडियो वायरल हुए, देश भर के 18 स्टेट से मैं जुड़ गया। अब एक व्यक्ति जो 18 स्टेट के लोगों से जुड़ा हुआ है, 18 स्टेट के अनुभव आ रही है, पूरे राजस्थान से जुड़ा हुआ है, उसके फैसले और सोचने में और एक स्कूल संचालक, एक जिलाध्यक्ष के सोचने में हमेशा अंतर होगा। कई बार मैं कहता हूं फला काम कर लो, अरे साहब मोबाइल है ही नहीं, बच्चों के पास मत करो। लेकिन जब मैं कहता हूं ऑनलाइन दो, तो मैं शहर के उस बच्चे का भी नाम लेता हूं जहां 60% मोबाइल है, उस बच्चे को भी दिमाग में रखता हूं, तो जहां 10% मोबाइल है उसके लिए कहता हूं तू ऑफलाइन एजुकेशन दे दे। तो मेरा काम दोनों के बीच में एक रास्ता बना के चलना है। तो कई बार ये नहीं समझ आता। दूसरी चीज और हूं, निश्चित रूप से अगर मैं उनसे सोचने में, दूरदृष्टिता में ज्यादा नहीं रहूंगा तो फिर मैं नेता नहीं हो पाऊंगा। मैं इसको गलत नहीं मानता, ये गुण होता है, या अवगुण नहीं, ये गुण है। अगर आप करते हो तो हाँ, आपकी चीजें गलत हो, आपकी मानसिकता गलत हो, आपकी नीयत गलत हो, तो ये गलत है। तो कोई भी स्कूल संचालक को खुला चैलेंज है मेरा, बता दे कि आपका ये निर्णय स्कूलों के खिलाफ था। हाँ, स्कूलों के पक्ष में मेरी दूरदर्शी, मैंने कहा वो ऐप ले लो, नहीं लोगों ने कहना माना, आज ले लेते तो फायदे में होते। अब कोई डबल पैसा दे रहे हैं और उसी ऐप को लेके काम कर रहे हैं, तो बेईमानी हुई ना। अभी हाल ही में एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि एसएसपी उपाध्यक्ष महेश शर्मा आपके संगठन को छोड़ चुके हैं, वो किसी दूसरे संगठन के साथ में हैं। इसमें कहां तक सच्चाई है? देखिए, ऐसा नहीं है, महेश जी हमारे घर के आदमी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भी और सम्मान्य व्यक्ति भी हैं, उनका एसएसपी को खड़ा करने में दिल से योगदान है। अगर मैं ये मानूं कि मेरे बाद किसी व्यक्ति ने ईमानदारी से मेहनत की तो महेश है। अब दिक्कत क्या आई कि उनकी दोस्ती का कह लीजिए या जान पहचान का कह लीजिए, किसी दबाव से किसी उनके साथी ने उनका नाम लगाकर एक ऐप को बेचना चाहा। जैसे वो मेरे संज्ञान में आई तो लोगों ने ऐतराज करना ही था कि एसएसपी धंधा, पहले से ही आरोप लगते थे। पर पहले तो चूंकि हमारी कोर कमेटी है, हम 8-10 लोगों की, जो शरमण जी है, गोपाल जी है, महेश जी है, 10 कमेटी है, इस कमेटी में हम चर्चा करके ही लॉन्च करते हैं एसएसपी इस काम को करे या नहीं करे। चूंकि ये हमारी जानकारी में किसी का नहीं था, तो जैसे ही आई तो हम सब चौक पड़े, मुझे कोर कमेटी ने भी कहा। तो मैंने महेश से बात की, महेश से क्या बात है, तो महेश ने कहा नहीं भाई साहब अपना कोई लेना देना नहीं है। मैं उसको कहता हूँ, महेश की फोटो हट गई। फोटो हटने के बाद वो मार्केट में फिर लॉन्च हुआ, तो कई जगह महेश जी ने किया, तो लोगों के ऐतराज आया, साहब महेश जी कर रहे हैं। फिर मैंने महेश से कहा, महेश क्या बात है, ऐसे कैसे हो रहा है? नहीं भाई साहब अपना कोई लेना देना नहीं, मैंने हटा दिया, उसको मैं डांट देता हूँ। तब मालूम चला वो आदमी तो महेश के नाम से ही फोन उठाने लग गया। तो गंगानगर के किसी व्यक्ति ने मुझे 33 मिनट की एक रिकॉर्डिंग भेजी जिसमें बोला महेश जी बोल रहे हो क्या? वो बोला हाँ बोल रहा हूँ। तो सारा बन की बात की, उसने कहा आप महेश जी तो नहीं, मैं आपकी आवाज पहचान रहा हूँ। तब उसने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं, महेश जी मुझे कह रखा। वो बात मुझे बहुत आखिरी, उस आदमी ने मुझे सवाल किया कि क्या डुप्लीकेट महेश जी पैदा करके दलाली करने लगे क्या? अनिल जी आपका मुझसे जवाब चाहिए। तो मैंने उस व्यक्ति को कहा तू महेश जी को फोन करके पूछ। उस व्यक्ति ने पूछा नहीं। सेकंड डे मैंने ट्रायल करने के लिए उस व्यक्ति को फोन किया। मैं कहा महेश बोल रहे हो? हाँ बोल रहा हूँ। आप कौन बोले? मैं गौरव, मैं झूठे स्कूल का नाम दिया, वहां से बोल रहा हूँ। मैं क्या बात हो, सारी बातें बताई। तो वो जो बातें बोल रहा था वो एकदम थी नहीं। तब मैंने उसकी रिकॉर्डिंग को महेश को भेज दिया, महेश ये क्या हो रहा है, इससे बदनाम हो रहा है, इसको हटा नहीं, मैं मुकदमा दर्ज कराऊंगा। बोले करा दो भाई साहब, अपना कोई लेना देना नहीं। तब जाके मैंने एक इंस्पेक्टर जारी किया। अब उसके बाद वो व्यक्ति एक मैसेज डालता है, साहब महेश जी मेरे साथ ही है, पर जहां तक मुझे मालूम महेश किसी के साथ नहीं है, महेश हमारे साथ है। हाँ उसकी थोड़ी तबियत खराब है।
अच्छा, उसके बाद में महेश ने भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया? अब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। महेश ने लिखित में दिया है हमको, बाकायदा ग्रुप है हमारा, कोर ग्रुप है, उस कोर ग्रुप में हमने एक कमेटी बिठाई और बिठा कर निष्पक्ष जांच करो, उसमें महेश ने लिख के दिया है बाकायदा कि मेरी भलमनसाहत का उस व्यक्ति ने गलत फायदा उठाया है और मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, और मैं जो चाहूँ जो स्टेटमेंट दे दूंगा जो भाई साहब के लिए या एसएसपी के लिए ठीक हो, वो हमारे पास लिखित में आ चुका है और वो उसको हम जारी कर देंगे, महेश ही जारी कर देंगे। सोशल मीडिया के ऊपर आपके ऊपर एक और आरोप हमने देखा था, एक कमेंट कर रखा था स्कूल संचालक ने कि आप स्कूल वालों का कंधा इस्तेमाल करके बंदूक चलाते हैं और नेताओं से, इस संगठन, भाई मेरे पास इतनी सारी स्कूल वाले हैं, ऐसा आप नेताओं से अपना राजनीतिक फायदा लेते हैं, ऐसे आरोप भी आपके ऊपर? ये सच है कि मैं स्कूलों की संख्या का फायदा लेकर नेताओं को दबाता हूँ, पर यह गलत है कि मैं व्यक्तिगत फायदा लेता हूं। मैं दो बातें कहना चाहूंगा। मेरी पत्नी को इस लड़ाई की वजह से ट्रांसफर किया गया, जो आज भी चाकसू मौजूद है कांग्रेस सरकार को, लगभग 2.5 साल हो गए, नंबर 1। नंबर 2, मेरे स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई देवनानी से लड़ने की वजह से, वो आज भी रद्द है, दिल्ली में नहीं होने दे रहे हैं, और मुझे उसकी वजह से कर्जा कर के 10 से 12 करोड़ का दूसरा स्कूल स्थापित करना पड़ा दूसरे नाम से। दो चीज समझिए, ये दो नुकसान, और जो मुकदमे चल रहे हैं वो आज भी चल रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने किसी मुकदमे, कांग्रेस के राज में भी भीलवाड़ा मेरे को जेल में रहना पड़ा, मुकदमा हुआ। अब सोचिए, जब मैं मेरा व्यक्तिगत फायदा नहीं ले सका तो और क्या फायदा लूंगा, नंबर 1। इसलिए ये आरोप गलत है कि मैं व्यक्तिगत फायदा लेता हूं। हाँ, संख्या का बल कैसे फायदा उठाया, कांग्रेस के घोषणा पत्र में आज तक इतिहास में कभी किसी दल की मांग नहीं आई थी, मैंने डलवाई, ये साबित है। तो संख्या का बल का फायदा इनके लिए लिया, मेरे लिए क्या लिया मुझे कोई बता दे। मैंने कभी आज तक किसी चुनाव में टिकट मांगने के लिए बायोडाटा दिया हो तो मेरा खुला चैलेंज है, जो मर्जी आई कह दो। मैं किसी दल के प्रचार में खड़ा दिखता हूं तो जो कह दो, हाँ सरकार के साथ, शिक्षा मंत्री के साथ मैंने कई चुनावी सभाएं संबोधित की, जबरदस्ती मैंने मीटिंग कराई अपनी ताकत दिखाने के लिए, और उसका फायदा जब कभी चाहूंगा स्कूल वालों को दिलाऊंगा। ये लड़ाई लड़ रहा हूं, और यदि कांग्रेस नहीं मानती तो इसी कांग्रेस को खत्म करने के लिए फिर बिगुल बजाऊंगा। बस मैं स्कूल वालों से कहना चाहता हूं कि आप कांग्रेस बीजेपी छोड़ दीजिए। जब मैं सरेआम कह सकता हूं छोड़ दीजिए तो आप भी छोड़ दीजिए। और दूसरी चीज और कहूं सर, मैं जो मुझे फायदा इतना जरूर मिलता है कि मैं अपनी बात बेबाकी से कह लेता हूं स्कूल वालों के भरोसे। आप मेरी वीडियो देखा करो, मैं मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्रियों को जबरदस्त तरीके से लपेट लेता हूं। आपने एक बार राज्यपाल और राष्ट्रपति तक को आपने कट कर बताइए, जो आदमी अगर अंदर से चोर होगा वो इनको लपेट सकेगा क्या? मेरे अंदर की सच्चाई तो इतनी ताकत देती है। सही बात है। तो जैसे अनिल शर्मा जी, आपने खूब संघर्ष किया है और अब तक आप यहाँ आए, तो एक बार पीछे मुड़ करके देखते हैं, जब आप एक स्कूल संचालक थे और आज एक एसएसपी सुप्रीमो हो, क्या खोया क्या पाया, कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, मैंने बहुत पाया। सच बोलूं तो मैं 51 साल का हो गया, 50 साल का पूरा हो गया, 51 में चल रहा हूं, और मेरे जीवन का अगर स्वर्णिम काल जिसे कहता हूं तो 7 साल को कहता हूं, जब से मैं एसएसपी में आया। पता नहीं मेरे अंदर शायद कोई ऐसी होगी कि मैं किसी को, मैं कई बार खुद की खोज करता हूं तो मुझे क्या लगता है कि जब मैं किसी को कोई काम कर दूं, मुझे फोन करे, थैंक यू भाई साहब, आपकी वजह से मेरा काम हो गया। या व्हाट्सएप जब मैं मैसेज देखता हूं कि भाई साहब आप ही तो हमारे बब्बर शेर हो, आप ही तो हमारे तारणहार हो, तो मेरी सारी दिन भर की थकान खत्म हो जाती है। इस पिछले 7 साल में जो सम्मान, जो प्यार मैंने पाया है वो शायद दुनिया में किसी ने नहीं पाया। वो इसलिए कह रहा हूं कि मेरी एक आवाज पे सारे आरोपों के बावजूद भी विद्याधर के मैदान में लाखों की भीड़ खड़ी हो जाती है। ये मेरा प्यार है। मैं किसी को फोन करके कहूं तो मुझे ना नहीं करता, ये मेरा प्यार है। मान सम्मान के आगे पैसा टका कुछ नहीं होता। मेरे जीवन का सबसे बेस्ट काल है, तब भी आज छुट्टी के बावजूद भी मैं बैठ के उनके फोन अटेंड करके काम कर रहा हूं। तो इसमें जैसे आप अपना निजी जीवन जीते हैं, पारिवारिक जीवन जीते हैं, उसमें समस्या है होगी परिवार को समय देने में? कैसा? डेफिनेटली आई। मैं 7 साल में, सही पूछो दिल से, तो आर्थिक रूप से बहुत लॉस में गया। मेरे स्कूल की मान्यता इसलिए रद्द हुई कि मैं टाइमली उन पेपर का जवाब नहीं दे पाया, मीटिंगें धरना प्रदर्शन नहीं कर, मैं उलझा रहा। वरना पहले जब मैं कुछ नहीं था तो दिल्ली 15 दिन पड़े रहे कि अफसरों से सेटिंग करके अपना काम करवा लाया। इस दौरान 7 साल में सारे धंधे चौपट हो गए। स्कूल के अलावा तो 1 रुपया नहीं मिला कहीं से। खर्चे होते जाते वहां तो मीटिंग में वो खर्चे होते थे, वो लॉस हो ही रहा था। दूसरी चीज, बच्चे बड़े हो गए, शादी लायक होगी बिटिया, उस तक का मुझे अगर ईमानदारी से पूछो तो एहसास नहीं हुआ। पत्नी का ट्रांसफर हो गया, उसको नहीं कैंसिल करा पाया। जबकि कभी मेरे जीवन में, पता हूं 50 साल की लाइफ में मेरी पत्नी का कभी कांग्रेस बीजेपी ट्रांसफर नहीं कर पाई, पर चूंकि इस बार मैं उस पर था, मैं कैंसिल नहीं करा पाया। अब मैं कराता हूं तो लोग ये कहेंगे तो कांग्रेस से मिल गया इसलिए फायदा ले लिया। अब जो एक नुकसान बड़ा हुआ कि सबसे दूर हो गया, लेकिन इस कोरोना काल में थोड़ा समय रहा तो देख लो, मैंने बच्ची की शादी कर दी और बच्चे की भी कर दूंगा 2-4 महीने में। उसके बाद फिर स्कूलों के लिए लड़ूंगा, और अब तो कुछ नई चीजों के लिए लड़ूंगा। और बता दूं, अब मैं लड़ाई सीखता जा रहा हूं। मैं एक छोटी चीज और जोड़ दूं सर, पहले जब मैं आया बीजेपी में से लड़ने लगा तो मैं लड़ना सीख रहा था। एक जान पहचान, अपना परिचय कर लिया, लड़ना सीख गया। अब लड़के में सरकार से लड़ा, सरकार बना दो, बनने के बाद भी सरकार कर्मफूटी होती है, कोई न्याय नहीं करती। अब उस कर्मफूटी सरकार से कैसे वसूलूं वो सीख रहा हूं। अगली बार तो सरकार में खुद का हस्तक्षेप करना सीखूंगा ताकि स्कूल वालों का भला करा सकूं। यानी हर कमी से सीखता हूं। मतलब आप कोई अपना कैंडिडेट उतारेंगे? 2 चीजें सर, कैंडिडेट तो नहीं, पर अब जो सत्ता में आना चाहेगा, उससे पहले घोषणा पत्र ही नहीं है तो देख लिया, उसमें अपना ही कोई कैंडिडेट नहीं। जिन कैंडिडेटों को उनको पहले वचन बना के कर सकते हैं या उनसे भागीदारी लेके राजस्थान में 20 कैंडिडेट हमारी खुद की उतार सकते हैं। परिस्थितियां बताएंगी कि मैं कितना मजबूत होता हूं। पर ये डेफिनेटली अगली बनने वाली सरकार में स्कूल शिक्षा प्रभार का जूता होगा, ताकि विधानसभा में मेरा आदमी भी जाकर बोल सके। कुछ विधायकों के मैंने नोट बना रखे हैं, उन विधायकों ने बहुत गाली दी है मेरे स्कूल वालों को, वो नोट कर रखा मैंने, दोबारा नहीं गाने दूंगा। अगर विधानसभा में कोई गाली देगा तो वहीं गला पकड़ लेंगे, होगा जो देखा जाएगा। अच्छा, तो मतलब ये कह सकते हैं कि अब एसएसपी राजनीतिक हस्तक्षेप भी करेंगे? डेफिनेटली करेंगे सर। 2 चीजें हैं,
मैं इसको रास्ता मानता हूं। राजनीति मेरे लिए मुकाम नहीं है, रास्ता है। मुझे मेरे स्कूलों को भला कराने के लिए जो करना पड़ेगा वो सब करूंगा। मैं किसी अधिकारी से लड़ता हूं तो इसलिए नहीं लड़ता कि मुझे जेल जाने का शौक है, पर मैं इसलिए लड़ता हूं कि जो अधिकारी दादागिरी करता है उसकी दहशत खत्म करके आता हूं। वहां जाके उसकी लड़ाई झगड़ा होता है, मुझे जेल जाना पड़ता है, पर स्कूल वालों में दहशत खत्म होती है कि नहीं कुछ हो सकता। जेल जाने के जो डरते थे लोग, जेल भेजेंगे, भेज दे यार, मैं जेल जाके बाहर आ गया, तो वो दहशत खत्म करना चाहता हूं। ऐसे ही मैं क्या चाहता हूं कि स्कूल का भला राजनीति से होता है। एक एमएलए अगर विधानसभा में हो और हमारे पक्ष में बोल जाए तो सारे विधायक उसको सुने और हो सकता है हमारा फैसला हो जाए, पर कोई हमारा विधायक नहीं है। तो मैं स्कूलों के पक्ष में फैसला कराने के लिए विधायक विधानसभा में जाता हूं, नहीं कि मजा लूटने के लिए। अभी अपना अपना सोच है। लेकिन अभी कोरोना काल के अंदर कई स्कूल वाले हैं जो फीस वसूल रहे हैं, तो उससे अभिभावक भी परेशान हैं। और जो ग्रामीण स्कूल हैं, बेचारे ग्रामीण स्तर की है, वहाँ पर 2-3 साल की बकाया पड़ी है। तो ये स्कूलों में तो दो तरह की स्कूल हो गई ना, एक तो बड़ी स्कूल जो इसकी मोटी फीस है और वो समय पर वसूल भी रहे हैं, और एक ऐसी स्कूल जिसकी 3-3 साल से बकाया पड़ी है। उसके लिए क्या योजना है आपकी? ये बहुत कटु सत्य है। सबसे बड़ी बात तो क्या दिक्कत है, हमारे स्कूलों में गलती है, प्लस आर्थिक ऐसा जो डिफरेंस है वो हमेशा रहेगा। बड़े स्कूल, उनके पेरेंट्स बड़े, उनके पास पैसा है, वो देते हैं। हमारे छोटे स्कूलों में दिक्कत क्या है, हमारे स्कूल संचालक बहुत भोला है। मैं भोला शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं कि वो खुद सिस्टम की पालना ही नहीं करना चाहता। मैं पिछले 6 साल से कर रहा हूं, जो बच्चा पैसा नहीं देता मंथली, आप उसको निकालो, एक बार जाने दो यार, 50 बच्चे रख लो, 40 बच्चे रख लो। लेकिन सर वो भी तो मजदूर का बेटा है या किसान का बेटा है, और वो ग्रामीण स्तर का है बेचारा, उसके पास में शायद मंथली फीस नहीं आ रही होगी, मंथली पैसा नहीं आ रहा, तो वो भी तो बेबस है। सर मैं ये कहना चाह रहा हूं, सच में बेबस कोई नहीं होता, ये मानसिकता है। सारा खेल मानसिकता का है। जो आदमी बेबस है, स्कूल की फीस नहीं दे रहा है, वो जो बच्चा 12th में जाता है तो उसको एलन में 1.5 लाख रुपए में भर्ती करा देता है। वही आदमी रोज पेट्रोल के पंप पे जाके पेट्रोल भरवाता है। वो आदमी दारू की दुकान खड़ी होती है लाइन पे, तो दारू की लाइन पे खड़ा होता है। वो परचूनी की करता है, बहन का भात भरता है, बच्चों की शादी करता है। तो जो एजुकेशन एक बच्चे के लिए अहम है, उसके लिए क्यों नहीं ऑप्शन रखता? अब इसके लिए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं ना। अगर सारे पेरेंट्स को मैं दया करके छोड़ दूं मेरे स्कूल वाले, तो वो क्या खाएंगे? तो फिर टीचर को भी ये करना चाहिए, हमें दया करके फ्री पढ़ा देना चाहिए, बिल्डिंग वाले को दया करके बिल्डिंग फ्री देनी चाहिए, गवर्नमेंट को दया करके बिजली का बिल नहीं लेना चाहिए, बैंक वाले को दया करके किस्त नहीं लेनी चाहिए। सर स्कूल संचालक की मैं बात बताऊं, 35,000 स्कूल संचालक राजस्थान में लगभग ऐसे हैं जो 10,000 महीना भी नहीं कमा रहे, 10,000। और मैं उनको बहुत बुरी तरह डांटता रहता हूं। जब कहते हैं अभी मुझे सुबह दोपहर में आप आने से पहले मकराना से किसी का फोन आया कि सर आप ऐसा कर दो, 100 रुपए इकट्ठा करा के एक स्कूल संचालक को दे दे। मैं क्यों? कहते वो मर जाएगा नहीं, मैं उसको मर जाने दे। बड़ा दुख हुआ मुझे कहने में, अरे सर ये आप क्या कह रहे हो? मैं कह यार जो 20 साल से स्कूल चला के इतना भी नहीं बच्चा सका कि स्कूल चला सके, उसको क्यों जिंदा रखे? अपने परिवार को मार रहा है, उसको बोल स्कूल बंद कर दे, तब मैं मुनाफा दूंगा वरना नहीं दूंगा। बात कड़वी थी, उल्टी थी, पर उसके पीछे मेरा मकसद ये है कि स्कूल चलाना चाहता हो यार, इतना बचाओ जो परिवार को दे सको, अपने बीवी बच्चों का इलाज करा सको, संकट में काम आ सको। तो सर मेरे स्कूल वालों की स्थिति खराब है, इसलिए हम तो माफ नहीं कर सकेंगे। तो जैसे सर कोरोना काल में पिछली बार भी और इस बार भी ये सुनने में आ रहा है, जैसे एक सोशल मीडिया पे एक भाई कुछ बोल रहे थे कि तकरीबन 10-15 स्कूल डायरेक्टर्स, जिनमें से कुछ ने आत्महत्या की, कुछ ने आर्थिक तंगी के चलते डिप्रेशन में आकर के इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो सर ऐसे कंडीशन में आप उनके बचाव के लिए या आर्थिक तंगी के लिए या उनके कुछ सहयोग के लिए कि ऐसा एक्सीडेंटल कोई घटना होती है तो कोई फंड वगैरह कुछ ऐसा कुछ है? सर देखिए अभी तो फंड नहीं है, पर ये सच है कि हम जो धीरे करके जो प्रोजेक्ट्स लाना चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये तो क्या हमारे स्कूल वाले कई बार पूरी बातें के नहीं मानते। मैंने कई बार ये कहा कि मैं किसी एक पब्लिशर की किताब के लिए कहता हूं लगा लो, उनको लगता है भाई साहब इसमें बड़ा कमीशन खा गए। अगर किसी एक पब्लिशर की किताब लगे और उससे उसके 10-20 लाख रुपए पब्लिशर के पैदा हो, तो मैं उससे हाथ जोड़कर कुछ भी करा सकता हूं काम। अब दुर्भाग्य से मैं किसी को ओबलाइज नहीं करूंगा, तो मुझे कौन ओबलाइज करेगा? इतना नहीं आता है। मेरे कहने से 100-200-500 स्कूल लगा भी लेते हैं, तो उसमें 2-5 हजार रुपए आते हैं जो तो स्कूल के संचालन में खर्च होते हैं। कमीशन आता है मेरे पास, मैं सरेआम स्वीकार कर रहा हूँ। कहां से आता है? मैं स्कूल वालों से नहीं लेता। मैं किसी पब्लिशर की किताब को कहता हूं तो कहता हूं भाई 2-5% तेरे मुनाफा हो तो हमको दे देना। अब वो हमें चेक से देता है, स्कूल के ऑफिस के फंड में देता है, SSP के, उससे हमारे सारे खर्चे होते हैं, डीजल, पेट्रोल, मोबाइल, पंखे, पानी, बिजली सब होते हैं। तो वो वही खर्चे कम पड़ जाते हैं, मदद कहां से करूं? नहीं, आपने स्कूल वालों से नहीं लेते हैं? जैसे कई संगठन होते हैं वो स्कूल वालों से फंड लेते हैं या सदस्यता चार्ज लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं हमारा। मैं तो 7 साल में लिया, मैं आगे लेंगे, बल्कि मेरी तो कुछ स्कीम्स ऐसी और हैं कि इनको पैदा और कराऊं, लूं नहीं पैदा कराऊं। सिर्फ ये संगठित रहे, मेरा कहना मानते रहे, उसके बाद मैं दावे से कहना चाह रहा हूं उनके घर बैठे पैसे और पहुंचेंगे अगर ये मेरा कहना मानेंगे तो। अच्छा, ऐसी कोई योजना है आपकी? 100% 2-3 योजनाएं मेरे पास दिमाग में। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कोरोना काल है, अभी आगे और चलने वाला है, हो सकता है 1-2 साल चले। मैं आंकड़ों के बेस पे कर रहा हूं, मेरे मन से कोई भविष्यवाणी नहीं करा, क्योंकि 190 देशों में लॉकडाउन लगा और उस 190 देशों में से मात्र 4-6 देशों ने खोला स्कूल। जब इतने विकसित देश स्कूल नहीं खोल पा रहे तो हमारा गरीब देश तो कहां से खोल लेगा? और दूसरी लहर तो जबरदस्त आई है, तीसरी और भी बुरी बच्चों पे आ रही बताई। तो मुझे नहीं लगता, मेरे ज्ञान ये कह रहा है कि सरकार 2 साल तक कोई स्कूल नहीं खोलेगी। अब ऐसी कंडीशन में स्कूल नहीं खोलेगा तो स्कूल के ताले लग जाएंगे, पेरेंट फीस नहीं देंगे, बच्चे की शिक्षा खत्म हो चुकी होगी, टीचर बेरोजगार हो चुका होगा और एक तरह से हम अपंग हो जाएंगे। मैंने क्या किया है, प्रदेश लेवल से लोगों से बात करके जयपुर से सेंटर बना के हम ऑनलाइन एजुकेशन देंगे जो बहुत कोडियों के दाम पे मिलेगी। अगर 10,000 स्कूल भी जुड़ते हैं तो मैं करूँ 2-5 रुपए महीने में, 100 रुपए महीने में पूरी स्कूल को मैं ऑनलाइन एजुकेशन दे दूंगा। अगर 5,000-10,000 स्कूल, अब 100 रुपए को ज्यादा नहीं होते। स्कूल वाला क्या करे कि पेरेंट्स की मदद करने के लिए, जो आपका सवाल था कैसे हो, अगर पेरेंट्स गरीब हुआ है तो उससे अपने खर्चे के अनुसार नई फीस तय कराऊंगा मैं लोगों से कि ऑनलाइन के दौरान आपके 10,000 फीस ही मतलब
अगर आपके 1000 खर्च आ रहा है तो आप 2000 ले लो, 1000 में आपके छोटे मोटे काम कर लो, 1000 इधर ऑफिस में जमा करा दो। तो इस तरह हम उनके खर्चे कम करके नई तरह से फीस तय कराएंगे और स्कूल वालों को बच्चे टूट के नहीं जाएं और स्कूल चलता रहे, इसके लिए व्यवस्था कर रहा हूँ। तो सर आपके ऊपर जैसे पब्लिक तो आरोप लगाती है और हमने कहीं सुना था कि आपके घर वाले भी आप पर खूब आरोप लगाते हैं क्योंकि संगठन में चलते हुए आप जो है ना उनको समय नहीं दे पाते। ऐसा भी सुनने में आया है हमारे कि आपकी जो बेड है यानी बिस्तर है वो बाहर के कमरे में लगा दिए गए हैं कि आप कभी भी उठ के जा सकते हैं, कभी भी मतलब आपके पास में कोई आ सकता है मिलने के लिए। तो ये सच है, ये सच है। इसके गवाह ऐसे लोग होंगे जो राजस्थान भर से कई बार आते हैं। हमारे घर के बाहर कमरा आपको ले चल के दिखाऊंगा, वहाँ मेरे बेड है। वो बेड इसलिए नहीं है कि मुझे कोई बुरा मानते हैं। एक तो ये होता है मैं कोरोना में रोता फिरा, चक्कर काटने लगा तो उनको लगा बार बार रोकने बाद नहीं गए और मुझे कोरोना हो गया तो पूरा घर होता है। तो वो बेड मेरे काम आया कि मैं बाहर पड़ा रहा तो किसी को कोरोना नहीं हो, मुझे अकेले कोई होके रह गया। नंबर 1। नंबर 2 दिक्कत क्या आती है कि कई बार लोगों के सवाल परेशानी मुझे रात को सोने नहीं देती। मैं रात के 2 बजे उठ के व्हाट्सएप देखने लग जाता हूँ, जवाब देने लग जाता हूँ। तो उस दौरान जो पास में सो रही होती पत्नी उनको डिस्टर्बेंस होता है। ये कटु सत्य है, सब अपने लाइफ को जीना चाहते हैं। मेरा अपना पैसा है, मुझे उस पर दुख नहीं, मैं कुछ भी मान लो। तो मैं रात को 3 बजे उठ के काम करने लग जाता हूँ और सो जाऊं तो मैं 9 बजे सो जाता हूं। तो ये मेरी अव्यवस्थित दिनचर्या है या वो सिस्टम है, उससे वो परेशान होते हैं। इसके साइड कर रखा है ताकि ऐसा कोई बाहर नहीं निकाल रखा। और सर जैसे आपके अनुसार, हमारे तो आरोप हैं आपके ऊपर, लेकिन आपके अनुसार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बाद में भी लोग आपके ऊपर इस तरह के आरोप लगाते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? सर 2 चीज है। पहली बात तो मैं आरोप बता दूं, स्कूल संचालक नहीं लगाया। आज तक का ये वादा है, किसी स्कूल संचालक ने मुझ पर आरोप नहीं लगाए। अब आरोप 2 लोग लगाते हैं। तो जिसका बिजनेस कर रहा था कोई आदमी, उसके बिजनेस को अगर मैं बिजनेस करूंगा तो जैसे बाबा रामदेव पे बहुत आरोप लगे थे स्टार्टिंग में कंपनियों ने, क्योंकि उनका बिजनेस ठप होता है। मैं ऑनलाइन ला रहा हूं, मैं किताब ला रहा हूं, मैं सब लाऊंगा। जब ऑनलाइन एजुकेशन शुरू करूंगा तो जो ऑनलाइन एजुकेशन लाखों रुपए में बेच रहा है 10,000 20,000 में, और मैं 100 रुपए में दूंगा, उसका बिजनेस तो रोड पे आ गया। अब वो बेचारा का दोष नहीं है, उनका दोष इसलिए नहीं कि वो क्या करते हैं, उनके पास 100 स्कूल आई, मेरे पास एक साथ 1000 स्कूल 10,000 स्कूल आ गई। सो मेरी लागत ही कम आई, मुझे बिजनेस नहीं करना। तो मेरा उनसे सत्ता आता है। सॉफ्टवेयर कोई कह रहा है, एक आदमी जिसने ऑडियो जारी किया है वो कह रहा मैं 2100 में दे रहा हूँ, अनिल जी 4100 में। अनिल जी 4100 में लाइफ टाइम दे रहे हैं, 16,000 वीडियो के साथ दे रहे हैं, फीस एक्ट वाला दे रहे हैं। तुम दे रहे हो 1 साल के लिए, तुम फिर अगले साल 2100 मांग लोगे, फिर अगले साल 2100। मैं तो लाइफ टाइम। एक्चुअली में आरोप लगते हैं तो कैसा फील करता हूँ, सवाल डेफिनेटली बुरा लगता है। कुछ समय तो जब मैं अपने आरोप लगाते हैं, जैसे महेश वाला आरोप है जिसने मुझे अंदर तक छल नहीं कर दिया, बाकी से नहीं होता। मुझे आरोपों पे दुख उनका होता है जो मेरे साथ काम कर रहे होते हैं, सारी चीजों में शामिल होते हैं और अचानक पलटकर कुछ कर देते हैं, तो मुझे एक गहरा आघात सा लगता है। पर पहले 2 बार हो चुका, हमारे हेमलता जी के साथ से हो चुका, अरबान जी। उसके बाद अब थोड़ा व्यस्त हो गया, परवाह नहीं होती, अब उतना टेंशन नहीं आता। अब मतलब रात को सो लेता हूँ आरोप के बाद भी, चलता रहता है यार, सारे जो जीवन में तो होंगे। अच्छा। तो सर कुछ भावी प्लानिंग है आपकी कोई? देखिए भावी दो प्लान है। एक तो स्कूलों को ऑनलाइन एजुकेशन दूंगा, नंबर 1। दूसरा इस परिवार को, अभी तो स्कूलों तक जोड़ा था, अब पेरेंट्स तक सब तक ले जाकर बाकायदा एक लिस्टेड परिवार करूंगा। देश का सबसे बड़ा परिवार बनाना मेरा सपना है, जहां हर आदमी को उसके बच्चे को रोजगार के लिए मैं मुहैया करा सकूं, उसको बाकी संसाधन मुहैया करा सकूं, उसको ये मैसेज हो। जैसे कोई आदमी आज बिरला से जुड़ा हुआ है, तो बिरला जुड़ा व्यक्ति कहीं जाता है तो उसको इज्जत के साथ देखते हैं। गांधी परिवार जुड़ा तो इज्जत का। मैं चाहता हूं ऐसा मेरा इज्जत का परिवार बने, जहां मेरे डॉक्टर मेरे आदमी की फ्री इलाज करे, मेरे मेडिकल बीमा सब चीजें हो। उसको लेकर के हमारा चल रहा है, जहां पॉलिटिकल पार्टी भी मेरे सारे पे चले, वो डरे, उसको डर लगे कि नहीं इस परिवार से नहीं टकराना, और उसका मकसद होगा मेरे परिवार को फायदा पहुंचाना। तो सर स्कूल चलती है और आप स्कूल संचालकों का संगठन चलाते हैं एसएसपी, लेकिन स्कूलें तो शिक्षकों से चलती है, टीचर्स के लिए चलती है, तो उनके बारे में तो कभी आप कोई सोचते नहीं, कुछ बात ही नहीं करते? नहीं कह सकते सर, ऐसा आरोप है आपके ऊपर। आरोप है, लेकिन ये गलत है। मैं 2 बातें बताऊं आपको, चाहे आज मेरी योजना बना रहा हूं उसमें भी कह रहा हूं कि जो टीचर्स ऑनलाइन में जुड़ सकेंगे ऑनलाइन से जोड़ूंगा। बाकी जो टीचर्स को मैंने साफ कहा है कि बाकी टीचर्स को जो ऑफ रीडिंग मतलब घर पे हम पढ़ाएंगे। हमारी पढ़ाई के 3 तरीके होंगे। जयपुर से ऑनलाइन क्लास देंगे, तो जिनके पास मोबाइल है वो तो ऑनलाइन में जुड़ जाओ, जिसके पास मोबाइल नहीं है वो ऑफलाइन हमारा टीचर जाके पढ़ाएगा वहाँ। प्लस जो बाकी टीचर है वो जो बच्चे नहीं जुड़ पा रहे उनको जोड़ने के लिए और फीस उगाई के काम में लगेंगे। यानी चारों को कहीं न कहीं उलझा के रखूंगा, चारों को कहीं न कहीं काम देंगे, उनको मजबूत भी करेंगे। दूसरी चीज मैं बताऊं आपको, कोरोना काल के दौरान मैं संचालकों से मेरी कई जगह नाराजगी रही कि आप टीचर को जोड़ के चलो, पर बहुत से संचालकों ने मेरी बात नहीं सुनी। वो खुद भी नुकसान में थे। मैंने उनको ये कहा था बार बार, मेरे पुराने आप वीडियो नेट पे जाके देखिए कि आप टीचर को अकेला मत छोड़ो, उसको बुलाओ, बैठो और बैठ करके ये कह दो यार ये पैसा जो आएगा उसको मिल बांट के खाएंगे। एक लाइन नहीं मानी। मेरी खुद के स्कूल में बता दो, मेरा 71 का स्टाफ था। मैंने सबको बुला के कहा कि देखो कोई गारंटी नहीं स्कूल कोरोना के दिन चले, कोई गारंटी नहीं पेरेंट्स मुझे फीस दे, कोई गारंटी नहीं तुम कोई नौकरी रहे, कोई गारंटी नहीं स्कूल भी बचे कि नहीं बचे। कल ना कोई बच्चा नहीं रहेगा तो ताले लगाने पड़ेंगे। तो मेरी तो स्कूल बंद, आपकी नौकरी बंद, तो अपन तीनों मिलकर एक काम करते हैं, बच्चों के पेरेंट्स से बात करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं, उनको जोड़ते हैं। जो जुड़ेगा उस पैसे में से 60% आप ले जाओ, 30 मुझे दो ताकि कितने चुका लूं। मेरे 16 टीचर्स ने पहले दिन मना कर दिया, बाकी टीचर में 8 टीचर खड़ी हुई, सर हम करेंगे। हमने कहा डन। उन्होंने काम शुरू किया। आज स्थिति है लगभग 22 टीचर्स अच्छी सैलरी पा रहे हैं। जो बेचारे थे वो पछता रहे हैं, आज भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब मेरा 22 से ही काम चल गया ऑनलाइन एजुकेशन। जो पहले 4 टीचर थे तो एक टीचर 4 सेक्शन पढ़ा रहा है। तो मैंने कहा ये तो कर लेते, तो मैंने सभी स्कूलों को कहा था। अब भी आज मैं कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से भी कि टीचर से स्कूल के साथ बैठे, स्कूल टीचर को बुलाए और बैठ के इस समस्या में कम सैलरी लेकर हम बच्चों को जोड़े रखें ताकि हमारी नौकरी बनी रहे और शिक्षा। दो चीज,
कांग्रेस के घोषणा पत्र में देखना, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि प्राइवेट स्कूल कॉलेज के कर्मचारियों के कल्याण के लिए सरकार योजना बढ़ाएगी। अब कांग्रेस चोटी निकली, नुगरी निकली तो कांग्रेस जाने, हमारा दोस्त नहीं है। धोखा कांग्रेस कर रही है और इसको चुनाव के टाइम उजागर करूंगा मैं। अभी तो अभी कर रहा हूं, अभी दबाव डालता हूं, चुनाव उजागर करूंगा। अच्छा, बहुत सारे आरोप लगे। आज हमारे कटघरे में थे अनिल शर्मा, एसएसपी प्रदेश अध्यक्ष। हम इसी तरह के मुद्दे लेकर के आएंगे। अपनी सफाई उन्होंने पेश की और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आपके किसी प्रकार के और कोई सवाल हो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगले जो हमारा कार्यक्रम होगा कभी भी, उसमें हम अनिल शर्मा जी से पूछेंगे। दोस्तों, कोरोना काल है, स्कूल संचालक जो हैं वो विकट परिस्थितियों में चल रहे हैं। तो स्कूल जो परिवार है, स्कूल शिक्षा परिवार, वो जैसा कि अनिल जी शर्मा ने बताया कि ये अभिभावकों का, विद्यार्थियों का, शिक्षकों का और संचालकों का एक ग्रुप है। यही सब जानकारी आपको मिली और जो उनके ऊपर जो आरोप थे उनकी सफाई अनिल जी शर्मा ने दी। मैं सुरेश शर्मा, एसएसपी न्यूज से, नमस्कार।